इंडिया ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। अगर अब आप कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाओगे तो आपको E20 पेट्रोल मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीक पूरे सोशल मीडिया पे एक ही टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग था, इथेनॉल स्कैम। क्या ये सच में एक स्कैम है? आपने हेडलाइन देखी होगी कि इंडिया ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। इंडिया का टारगेट था कि वो E20 टारगेट 2030 तक अचीव करेंगे, बट इंडिया ने उसको 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब अगर अब आप कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाओगे तो आपको E20 पेट्रोल मिलेगा। E20 पेट्रोल का मतलब है उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल। गवर्नमेंट का क्लेम है कि ऐसा करके उन्होंने 1.5 लाख करोड़ तक का फॉरेक्स रिजर्व को बचाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कार्बन एमिशंस का भी रिडक्शन किया है और गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर्स की इनकम भी इससे सपोर्ट हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो कंज्यूमर का कहना है कि उनकी कार्स को इससे इफेक्ट पड़ रहा है। कार की माइलेज कम आ रही है, कार के इंजन पर भी फर्क पड़ रहा है, और यहां तक कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल का प्राइस बचा उससे भी उनको कोई प्राइस सपोर्ट नहीं दी जा रही है। तो आज हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। जैसा कि हमने हेडलाइन देखी अभी इससे पहले कि हमने अर्ली अचीवमेंट कर लिया है E2 ब्लेंडिंग टारगेट की। जो हमारा टारगेट था हम 2030 में अचीव करेंगे, वो हमने 5 साल पहले 2025 में ही अचीव कर लिया है। फिर हम देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्चुअली में होता क्या है और ये पॉलिसी क्या है। बेसिक देखेंगे, इससे जुड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पार्ट को देखेंगे और यूपीएससी स्टैटिक लिंक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है बेनिफिट्स, वो क्या क्लेम कर रही है और क्या वो सच है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंज्यूमर के साइड की क्या स्टोरी है, व्हाई कंज्यूमर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। तो वो हम देखेंगे कि उनकी माइलेज ड्रॉप हो रही है, इंजन इश्यूज हो रहे हैं, जो कॉस्ट बर्डन हो रहे हैं, और हम यहां तक कि ये भी देखेंगे कि यह कंप्लेंट्स जो है कंज्यूमर की, क्या वो सच में जेन्युइन है या एक जस्ट रूमर्स है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है, क्या चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं। कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स तो हम देखेंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस जो है जो हमारे एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहे हैं कि ये चैलेंजेस इसमें से हटाने चाहिए। फिर हम ग्लोबल लेसन देखेंगे, हम देखेंगे इंटरनेशनली कहां कहां पर ये हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो वो हम ग्लोबल लेसन देखेंगे। और फिर हम आएंगे वे फॉरवर्ड पे कि क्या जो हमारे इस प्रोग्राम में कमियां हैं हम वो दूर कर सकते हैं। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, जो हमारा बिग क्वेश्चन है इस वीडियो का पर्पस है कि ये क्या सच में एक स्कैम है या एक पेनफुल ट्रांजिशन है। क्या इसे स्कैम कहना सही रहेगा या कुछ और बोलना चाहिए, और अगर जो भी हमारा डिसीजन होगा वो क्यों डिसाइड किया हमने, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। और इसका अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस देखें कि यूपीएससी में ये सब कहां काम आने वाला है, तो GS3 इकोनॉमी में, एनर्जी सिक्योरिटी में, फॉरेक्स में, और एनवायरनमेंट में हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि इथेनॉल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही पार्ट है, बिकॉज वो एक रिन्यूएबल फ्यूल है। तो हम ये एनवायरनमेंट पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्रीकल्चर में भी क्रॉप यूज में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इथेनॉल होता क्या है और इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन, तो इथेनॉल और कुछ भी नहीं, एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल मतलब एक रिन्यूएबल फ्यूल है जिसको रिन्यू किया जा सकता है। ये एक अल्कोहल है, एक बायोफ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है क्रॉप से, शुगर केन से, राइस से, मेज से। बेसिकली हम क्रॉप से इथेनॉल बना सकते हैं, और जब इसी इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं उसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। Ethanol blending is mixing of ethanol with petrol to reduce the fossil fuel use। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि इथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल फ्यूल को अगर हम पेट्रोल में मिक्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, फॉसिल फ्यूल के यूज को कम कर दिया। अगर हम 80% पेट्रोल ले रहे हैं और 20% इथेनॉल ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, 20% फॉसिल फ्यूल कंजप्शन को कम कर दिया। तो इसी तरीके से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग फायदा करती है। ब्लेंडिंग रेशो एग्जैक्टली मैं E20 क्यों बोल रही हूं, E10 क्या होता है ये देखते हैं। E10 का मतलब है कि उसमें 10% इथेनॉल है और 90% पेट्रोल है, तो हमने उसे बोल दिया इथेनॉल 10 E10।
अगर E20 होगा तो 20% इथेनॉल होगा। एंड आप कोई भी टर्म देखते हो, E27, E30, मतलब जितना भी इथेनॉल कंटेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के मिक्सचर में, उसे हम वही टर्म से रेफर करते हैं। इंडिया का टारगेट अचीव हो गया 2025 में, 5 इयर्स अहेड, ये अभी हमने देखा। सो अब आपको ये क्लियर है कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे करते हैं और क्या इस टर्म की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्लेम्स है। गवर्नमेंट की साइड की पिक्चर देखेंगे और बाद में हम कंज्यूमर के साइड की पिक्चर देखेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे। पहले गवर्नमेंट क्या क्या कहना है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के अकॉर्डिंग जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट्स हैं, वो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि इससे हमारे इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। आपको पता होगा कि हम फ्यूल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर अब हम अपने पेट्रोल में 80% पेट्रोल डालेंगे और 20% इथेनॉल, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हमारे क्रूड ऑयल की कम हो गई, नो डाउट। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगी। इससे हमारा क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग होगी। और गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि ऐसा करके उन्होंने 1.5 लाख करोड़ तक सेव किया है। तो इट्स अ बिग बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट देखते हैं, कट कार्बन इमिशन। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल है। अगर वो रिन्यूएबल फ्यूल है तो वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि वो कार्बन इमिशंस को कम कर रहा है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ब्लेंडिंग एस्टिमेटेड टू रिड्यूस वेक्यूलर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो है उससे कम हो जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। ओके, वैलिड पॉइंट। देन हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इट विल बूस्ट फार्मर इनकम। फार्मर की इनकम को कैसे बूस्ट करेगा? बिकॉज अभी मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि इथेनॉल कैसे बनता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो क्रॉप से बनता है, लाइक शुगर केन, राइस और मेज से। तो अगर फार्मर उसको उगाएंगे, शुगर केन को, राइस को, मेज को, और गवर्नमेंट उनको फार्मर से लेगी बिकॉज उन्हें इथेनॉल बनाना है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो फार्मर की इनकम तो बूस्ट हो जाएगी। न्यू मार्केट आ गई फिर फार्मर्स के पास, शुगर केन, मेज और राइस के लिए। फार्मर ये उगाएंगे, गवर्नमेंट उनसे ले लेगी और फार्मर्स का बेनिफिट हो जाएगा। हायर डिमांड है शुगर केन की, उससे एक्स्ट्रा इनकम होगी फार्मर्स की। तो ये भी वैलिड पॉइंट लग रहा है। अगला देखते हैं, इनहेंस करेगा ये इंडिया की ग्लोबल इमेज। ग्लोबल इमेज कैसे इनहेंस करेगा? क्योंकि हमें क्लाइमेट लीडर की तरह दिखाएगा कि हम क्लाइमेट की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया स्टेप्स ले रहा है, क्रूशियल स्टेप्स ले रहा है। ये इमेज जब हमारी जाएगी बाहर तो हम एक ग्लोबल क्लाइमेट लीडर की तरह निकल के आएंगे। तो ये गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट ने ये 4 बेनिफिट्स को क्लेम किया। अब हम देखते हैं, अगर इतने ही सब कुछ पॉजिटिव है तो कंज्यूमर इतना परेशान क्यों है, कंज्यूमर इसे स्कैम कहने पे मजबूर क्यों हो गए। अब हम देखेंगे कंज्यूमर के साइड की स्टोरी को, लोग एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे। ये सब कुछ क्लेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी अगर हम नहीं जाने तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहले कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं कि उनकी व्हीकल की कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है। क्योंकि क्या इशू है, जो 2020 से पहले के व्हीकल्स हैं वो एक्चुअली बनाए गए हैं E0 के लिए, मतलब प्योर पेट्रोल के लिए। अगर उसके अंदर इथेनॉल मिला होगा तो वो कंपैटिबल नहीं है। अगर हम उसमें डाल रहे हैं E20 तो उनके व्हीकल्स में कुछ ना कुछ इशू आ रहे हैं, ऐसा कंज्यूमर्स का कहना है। और जो हमारे व्हीकल है 2020 से 2023 के बीच में बने वो कंपैटिबल हैं E10 के लिए। तो बेसिकली 2020 से पहले वाले व्हीकल कंपैटिबल ही नहीं है E20 के लिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, E20 को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब आप पेट्रोल पंप पर जाओगे तो आपकी कार में आपको E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको कहा जाए कि आपने E20 डलवाना है या प्योर पेट्रोल डलवाना है। तो इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं है, आपको डलवाना पड़ेगा E20। सो दैट्स अ बिग इशू। अगला इशू देखें हम, तो कंज्यूमर का कहना है उनकी गाड़ी में माइलेज कम आ रही है। क्यों कम आ रही है? क्योंकि इथेनॉल जो है उसकी एनर्जी होती है कम होती है। अब 80% तो पेट्रोल है, 20% जो पहले पेट्रोल होता था उसकी जगह इथेनॉल आ गया और इथेनॉल की एनर्जी कम है, तो अब वो उनकी गाड़ी माइलेज कम देगी पेट्रोल की कंपैरेटिवली। तो ये कॉस्ट भी किसको बियर करनी पड़ गई? कंज्यूमर को बियर करनी पड़ गई। तो कंज्यूमर क्लेम करते हैं वो अब ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं।
सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, तो ये कॉस्ट भी उनको बियर करनी पड़ गई। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और देखें हम और क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड रियलिटी पे, कोई प्राइस रिलीफ नहीं दिया गया। हमें पता है पेट्रोल एक्सपेंसिव है, तो कंज्यूमर का कहना है अगर इथेनॉल चीप है तो क्यों ना हमें सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए ये पेट्रोल। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद भी पेट्रोल के प्राइस को कम नहीं किया गया, वो सेम का सेम रखा गया कंज्यूमर की पॉकेट्स को जो खाली कर रहा है। कंज्यूमर फील कॉस्ट सेविंग बेनिफिट जो है उनको पास नहीं किए गए। कंज्यूमर का मानना है जो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, कॉस्ट बच रही है 20% ब्लेंडिंग की वजह से, वो सारा बेनिफिट गवर्नमेंट खुद उठा रही है रेदर देन पासिंग इट टू द कंज्यूमर। तो ये सब पॉइंट्स है कंज्यूमर के। मैनी कंज्यूमर फील दैट व्हाइल द गवर्नमेंट इज शोइंग अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट तो अचीवमेंट शो कर रही है, ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अपने आप को दिखा रही है, बट हिडन कॉस्ट जो है वो एक कंज्यूमर बियर कर रहा है। हेंस नैरेटिव ऑफ अ स्कैम, इसीलिए एक आम जनता इसे स्कैम का नाम दे रही है। बट हम आगे देखते हैं क्या इसे स्कैम कहना सही है। और उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो रियल कंसर्न्स थे, ये सब जो प्रॉब्लम कंज्यूमर ने बताई, क्या ये रियल थी, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी या एक जस्ट परसेप्शन है। अगर हम इंजन कंपैटिबिलिटी इशू जो सबसे पहली कंप्लेन दी है कंज्यूमर ने उसको देखें, 2020 से पहले वाले व्हीकल E0 के लिए थी। इथेनॉल क्या करता है, कोरोसिव होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो करता है फ्यूल पंप को डैमेज। इथेनॉल जो है साइंटिफिक डाटा दे रही हैं हम, पहले कंज्यूमर ने कंप्लेन दी जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अब मैं आपको साइंटिफिक डाटा के साथ प्रूव कर रही हूं कि उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है या नहीं है। इथेनॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसकी वजह से वो डैमेज करता है फ्यूल के पंप को और पाइप को और इंजन के पार्ट्स को। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर ने फील किया है और एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और ये जो रिस्क है वो मैकेनिकली रियल है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। दूसरी बात देखें हम माइलेज लॉस की, तो इथेनॉल जो है 30% लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इथेनॉल का 30% तक लोअर होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कितना अमाउंट जो है हीट प्रोड्यूस करी जाएगी एक यूनिट वॉल्यूम के द्वारा बाय कंप्लीट कंबक्शन। अगर एक यूनिट सब्सटेंस को मैं कंप्लीटली बर्न करूं, कंबस्ट करूं, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करी जाएगी, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर सेम अमाउंट हम ले लें इथेनॉल और पेट्रोल का और उसको बर्न किया जाए, तो हम देखेंगे कि इथेनॉल जो है 30% तक कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो माइलेज का कम आना बिल्कुल ऑब्वियस है, तो ये रीजन भी बिल्कुल जेन्युइन है कंज्यूमर्स का। E20 फ्यूल में देखा गया है कि 5 से 8% लोअर माइलेज देखने को मिलती है, तो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग वैलिड कंप्लेन है। आगे देखें अगर हम प्राइस बेनिफिट मिसिंग, कंज्यूमर का कहना है कि गवर्नमेंट जो है सारा बेनिफिट अपने पास रख रही है और हमें जो प्राइस का बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं कर रही है। इथेनॉल जो होता है चीपर होता है नो डाउट पेट्रोल से, तो पंप प्राइस जो है गिरना चाहिए था ब्लेंडिंग के बाद, पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस को सेम का सेम रखा, हाई रखा, बेनिफिट पास नहीं हुआ कंज्यूमर को। सो यस, कंप्लेंट्स जो है कंज्यूमर की वो बिल्कुल जेन्युइन है। इंस्टेड ऑफ रिलीफ कंज्यूमर फेस एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है और ऊपर से इंजन का रिस्क भी। तो अगर कंज्यूमर इसको स्कैम कह रहा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्यों? एक्चुअली में ये स्कैम नहीं है या है, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। बट कंज्यूमर अगर एक प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा, और यहां तक कि सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, एक्सपर्ट्स ने, नॉट जस्ट कंज्यूमर, इवन एक्सपर्ट्स ने भी रेज किए हैं कुछ कंसर्न्स। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स को भी लगा है कि इस सब में कुछ इश्यूज हैं। वो देखते हैं हम क्या इशू है। एक्सपर्ट्स का कहना है फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट है। अब हमें पता है इथेनॉल जो है फूड क्रॉप से बन रहा है, शुगर केन से बन रहा है, मेज से बन रहा है, राइस से बन रहा है। तो एक तरफ हम अपना फूड यूज कर रहे हैं टू मेक फ्यूल, तो ये एक डिबेट है। फूड क्रॉप्स जो है ये डाइवर्ट हो रही हैं इथेनॉल के लिए, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के रिस्क को बढ़ा रही हैं। अब फार्मर्स क्या करेंगे, कमर्शियलाइजेशन हो गई क्रॉप की। फार्मर रेदर देन ग्रोइंग द क्रॉप जो हमें फूड के लिए चाहिए वो इन्हीं पे फोकस करेंगे।
शुगर केन पे, राइस पे और मेज पे, और उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा फूड की बजाय इथेनॉल बनाने के। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि हम फूड को रिस्क, अपनी फूड सिक्योरिटी पे रिस्क पे लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। दूसरा इशू उठाया हमारे एक्सपर्ट्स ने कि ये वाटर इंटेंसिव है। शुगर केन जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो क्या ये सही स्टेप है? जस्ट बिकॉज हम पेट्रोल बचाना चाह रहे हैं, उसके प्राइस को बियर नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम क्लाइमेट स्ट्रेस इंडिया में और वाटर स्कार्सिटी तो नहीं प्रेशर क्रिएट कर रहे, पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी ज्यादा लॉन्ग टर्म में, तो वो और हमको क्या करेगा, पुश बैक करेगा। तो ये एक और इशू एक्सपर्ट्स ने। तीसरा इशू एक्सपर्ट्स का था टेक्नोलॉजी गैप। ओल्डर व्हीकल जो है इथेनॉल कंपैटिबल नहीं है, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्री ट्रांजिशन जो है बहुत स्लो है और कॉस्टली है। इतनी जल्दी इंडिया में हमारे यहाँ इंडस्ट्री चेंज नहीं होती, और ना ही कंज्यूमर यहाँ बहुत जल्दी गाड़ी चेंज करता है। अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उसे लॉन्ग टाइम तक रन करता है। अब आज जो कोई गाड़ी बन रही है वो E20 कंपैटिबल है। मान लो अगले 5 साल में गवर्नमेंट हमारी E30 पर आ गई, तो बेसिकली जिस कंज्यूमर ने आज गाड़ी ली अगले 5 साल बाद वो E30 कंपैटिबल नहीं होगी। बट इंडिया में लोग हर 3 या 4 या 5 साल में गाड़ी चेंज नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये टेक्नोलॉजी गैप और ये जो कंज्यूमर की नीड्स का गैप है इसे भी कंसीडर करना होगा। सो नो डाउट फॉरेक्स को बेनिफिट हो रहा है और एनवायरनमेंट को भी गेन हो रहा है बिकॉज इथेनॉल जो है रिन्यूएबल है। बट हिडन रिस्क जो है, जो कंज्यूमर बियर कर रहा है, जो फार्मर बियर करेगा इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी रिस्क, वो सस्टेनेबिलिटी वो अभी भी है। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 2 फायदे हैं फॉरेक्स और एनवायरनमेंट पे, बट हिडन रिस्क जो है कंज्यूमर और फार्मर्स को बियर करने पड़ रहे हैं। तो अब हम वे फॉरवर्ड देखने से पहले और कंक्लूड करने से पहले कि ये क्या स्कैम है या नहीं है, हम देखेंगे इंटरनेशनल एग्जांपल्स। क्या दुनिया में और कहीं भी इसे अडॉप्ट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या हमारे उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ वो अलग कर रहे हो? तो लेट्स सी। इथेनॉल ब्लेंडिंग नया नहीं है, ग्लोबली बहुत सी कंट्री इसे अडॉप्ट कर रही हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ब्राजील। 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग करता है ब्राजील, और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वहां पर जो पेट्रोल या इथेनॉल दोनों पे चलते हैं। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वहां पे ऐसे व्हीकल्स हैं जो दोनों पे चलते हैं। इंडिया में जो व्हीकल्स हैं वो अब जो बनेंगे वो कंपैटिबल बनेंगे, लेकिन जो पहले व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, और जो अब भी बन रहे हैं वो E20 कंपैटिबल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि E30 हो जाएगा वो तब भी कंपैटिबल है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम ब्राजील से सीख सकते हैं कि कंज्यूमर चॉइस को इंश्योर किया गया है। आप अगर पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप प्योर पेट्रोल डलवाना चाहोगे या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E27 डलवाना चाहोगे ब्राजील में। तो ब्राजील से हमें क्या सीखने को मिला? पहला तो हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को अडॉप्ट करना होगा, जो कि स्लोली और ग्रेजुअली होगा। इसीलिए तब तक हमें टाइम देना चाहिए अपने कंज्यूमर को, कि वो कंज्यूमर चॉइस को इंश्योर करें, हम उन्हें चॉइस दें। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इथेनॉल है, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, E20 है, उसको सब्सिडाइज रेट पे दे और पेट्रोल पंप पे चॉइस दे दे। अगर वो 90 का मिल रहा है प्योर पेट्रोल, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 85 का दे दे E20। जब गवर्नमेंट सब्सिडाइज देगी और पेट्रोल पंप पे चॉइस देगी कि आपको प्योर डलवाना है या इथेनॉल ब्लेंडेड E20 डलवाना है, तो हो सकता है बहुत से लोग E20 डलवाएं बिकॉज ऑफ सब्सिडाइज रेट। कंज्यूमर को लगेगा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में, और अपने आप वो इसे अडॉप्ट करेंगे रेदर देन इम्पोजिंग कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये डलवाना ही पड़ेगा। और सब्सिडाइज दें और तब तक क्या करें, स्लोली ग्रेजुअली हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर ट्रांजिशन करें। तो ये हमें पॉइंट सीखने को मिले ब्राजील से। ऐसे ही यूएस से कॉर्न बेस्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग करता है, E10 से E85 तक रेंज करता है। बट इसमें भी यूएस ने भी क्या किया, चीप इथेनॉल अवेलेबल कराया कंज्यूमर्स को, सब्सिडाइज अवेलेबल कराया। तो ग्लोबल लेसन हमने क्या सीखे कि हमें जो है कंज्यूमर को चॉइस देनी चाहिए। कंज्यूमर चॉइस जब हम देंगे, कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा डलवाना है, और अगर आप उसे सब्सिडाइज पे दोगे तो उसे अच्छा लगेगा कि ये मैंने डिसाइड किया
और मैंने इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट किया। सब्सिडाइज करो और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करनी होगी, हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लाने होंगे जो दोनों से कंपैटिबल हो, पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल पाए, जिससे कि कार की इंजन्स को खराबी ना हो और कंज्यूमर कंप्लेन ना करें। तो ये इंटरनेशनल हमने सीखा। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना चाहिए? इथेनॉल की ट्रांजिशन को सस्टेनेबल हम कैसे बना सकते हैं? सब्सिडाइज इथेनॉल अभी हमने डिस्कस किया, या ब्लेंडेड फ्यूल प्रोवाइड करना होगा। जब सब्सिडाइज मिलेगा तो हो सकता है कंज्यूमर 90 रुपीज का लेने की जगह, प्योर पेट्रोल लेने की जगह वो 85 वाले E20 ब्लेंडेड पेट्रोल की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? दूसरा, कंज्यूमर चॉइस एट पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे हमें कंज्यूमर को चॉइस देनी पड़ेगी कि प्योर पेट्रोल लेना है या ब्लेंडेड लेना है। और जब ये सब्सिडाइज होगा तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि कंज्यूमर इसी को चूज करेगा। ओके, देन हमें अवेयरनेस कैंपेन अवेयर कराना होगा उनको कि ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है। एजुकेट करना पड़ेगा उनको कंपैटिबिलिटी के बारे में, और ऑप्शनल रखना होगा E20 को ओल्ड व्हीकल्स के लिए। जो नए व्हीकल्स हैं, जो E20 कंपैटिबल्स हैं, उनको चॉइस मत दो, लेकिन जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको चॉइस देनी चाहिए हमें कि आप चाहो तो प्योर डलवाओ, चाहो तो आप E20 डलवा लो एट सब्सिडाइज रेट। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना पड़ेगा जो दोनों पे रन करते हैं, पेट्रोल और इथेनॉल के ऊपर। उसके बाद हमें क्रॉप डिवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। शुगर केन, मेज, नॉन फूड। तो बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ है, अभी हमें पता है हम इथेनॉल शुगर केन और मेज से बना रहे हैं, लेकिन नॉन फूड क्रॉप्स पे अगर हम इसे डिवर्सिफाई कर दें कि हम इथेनॉल बनाने लग जाए नॉन फूड क्रॉप से, तो हमारा जो फूड स्कार्सिटी, फूड सस्टेबिलिटी का जो इशू था वो भी डर खत्म हो जाएगा और हम नॉन फूड क्रॉप से इथेनॉल बना पाएंगे। देन ग्रेजुअल रोल आउट, हमें स्टार्ट करना चाहिए अर्बन एरिया साथ और धीरे धीरे उसको स्केल करना चाहिए नेशनल वाइड फेसेस, जिससे लोग इजीली अडेप्ट कर पाए धीरे धीरे। देन हम कंक्लूड करें, अगर आपको क्या लगता है ये स्कैम है या ट्रांजिशन है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है इसे स्कैम कहना बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसे स्कैम नहीं कह सकते, ये एक ट्रांजिशन चैलेंज है। ट्रांजिशन जब हम करते हैं, कोई भी ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, ये भी वही चैलेंज है। बट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस ट्रांजिशन को पेनफुल बनाने की बजाय उसे स्मूथ बनाया जाए। तो रेदर देन कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कंज्यूमर बियर करें, गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उसे इजी बनाना चाहिए कि सब्सिडाइज रेट पे दें, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर की हेल्प करे। तो रियलिटी है कि फॉरेक्स सेविंग्स हो रहे हैं, इन्वायरमेंट बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट कंज्यूमर को इग्नोर करना किसी भी पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। माइलेज लॉस, इंजन इशू, हायर कॉस्ट, ये सब हम कंज्यूमर के इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कंज्यूमर के इश्यूज को इग्नोर करना नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? इस ट्रांजिशन को स्मूथ करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, चॉइस दे कि आपको कौन से डलवानी। अगर आपकी ओल्ड व्हीकल है तो आपको चॉइस दी जाए और फ्लेक्स फ्यूल अडेप्ट किए जाए, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आज के पूरे लेक्चर को अगर हमें एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है स्कैम नहीं है, ये ट्रांजिशन है, बट ये ट्रांजिशन फुल ऑफ चैलेंजेस है, पेनफुल है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये सारे चैलेंजेस कंज्यूमर अकेले फेस ना करे, रेदर उस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट लैग कर रही है, इट्स नॉट अ स्कैम, बट गवर्नमेंट अगर इसे स्मूथ नहीं बनाएगी तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो स्कैम ही बन जाएगा। एंड एवरी ट्रांजिशन के तभी सक्सीड कर सकती है जब कंज्यूमर और फार्मर को साथ में लेकर चला जाए। जो लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, अगर उन्हें साथ में लेके चला जाएगा तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा ये पॉलिसी हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग की, नहीं तो इसको सक्सीड करना मुश्किल हो जाएगा। सो अब हम इसका MCQ देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया आर ट्रू? इसकी 3 स्टेटमेंट हैं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे और मैं पर्सनली लाइक करूंगी जिसका भी आंसर ठीक होगा। So that's it from my end on this video. Thank you for watching. Have a very good day ahead.